हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भजन एंड वेलकम टू माय चैनल बायोजीन। आज हम बात करने वाले हैं +1 का एक टॉपिक है, दैट इज़ द हॉर्मोन्स, दैट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसके बीच में वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉर्मोन्स, इट्स एक्शन एंड दिस चैप्टर अलॉन्ग विद नर्वस सिस्टम फॉर्म्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि काफ़ी थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है। एक्चुअली इट्स नॉट कंफ्यूजिंग, इट्स अ बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड। अगर आपको उसका एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से उसको कर पाते हैं। ओके, सो नॉट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले आपको मैं याद करा दूँ हमारी कैसे चीज़ें चलती हैं। दैट इज़ NCERT बेस गाइड एंड जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं वो हमारा डायरेक्शन गाइड है। तो कमिंग बैक टू हेयर, तो बात कर रहे हैं जी, वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स एक्चुअली द हार्मोन का लिटरल मतलब क्या है? इसका लिटरल मतलब है टू एक्साइट, to excite something which is exciting the others. The term hormone, coined by Bayliss and Sterling. So this is William Bayliss and Ernest Sterling. इन्होंने टर्म हार्मोन को कॉइन किया था। द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, ये था सिक्रेटिन। ओके, नाउ एक्चुअली हार्मोन से हमें क्या बात समझ में आती है? हार्मोन से समझ आती है ऐसी चीज़ जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलती है। सो हार्मोन्स आर द केमिकल्स released by endocrine glands. Actually this glands, ये जो डेफिनेशन है बेसिकली ये ओल्ड डेफिनेशन है, क्लासिकल डेफिनेशन जिसको बोलते हैं। सो दे आर द केमिकल रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दे हैव देयर इफेक्ट्स ऑन टारगेट ऑर्गन्स। तो ये टारगेट ऑर्गन्स पे या टारगेट टिश्यूज़ पे या टारगेट सेल्स पे अपना काम करते हैं। दिस वॉज ऑफ कोर्स द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द हॉर्मोन्स। ओके जी, सो व्हाट अबाउट द मॉडर्न डेफिनेशन? जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या कहती है? हॉर्मोन्स जो हैं, हॉर्मोन्स आर intercellular messengers released in minute amounts in the blood. Non-nutrient chemicals have their effect on target organ, cells और टिश्यूज़। ये थोड़ा सा डेफिनेशन मैंने एलाबोरेट कर दिया एज कंपेयर टू NCERT। अब आते हैं वापस NCERT के ऊपर। ओके जी, सो NCERT क्या कहती है? न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गन्स। आपने देखा होगा न्यूरॉन्स जो हैं वो साइनेप्स, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में साइनेप्स, तो इस तरह से जो केमिकल कंडक्शन हो रही है साइनेप्स पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रही है न्यूरॉन्स पे, तो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। द न्यूरल सिस्टम, जो आपका न्यूरल सिस्टम है, ये बेसिकली किस तरह से काम कर रहा है? द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज़ फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। आपकी जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी फास्ट है लेकिन शॉर्ट लिव्ड है। बट द नर्व फाइबर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड सेलुलर फंक्शंस नीड टू बी कॉन्टीन्यूसली रेगुलेटेड। मतलब जो न्यूरॉन है वो सेल तक जा सकता है लेकिन सेल के अंदर कैसे काम करना है, तो सेल के अंदर काम करने के लिए या सेल से काम करवाने के लिए आपको अनदर
केमिकल की ज़रूरत है, दैट केमिकल इज़ बेसिकली अ हार्मोन. So special kind of coordination and integration has to be provided. This function is carried out by hormones. The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate physiological functions of the body. That is why ये system control and coordination के अंदर हम दोनों लेते हैं. Very famous question यहाँ पे एक आता है, भी कौन किसको control कर रहा है. ये नीट के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है. न्यूरल सिस्टम कंट्रोल द केमिकल सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोलिंग द न्यूरल कोऑर्डिनेशन. बेसिकली न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोलिंग द केमिकल कोऑर्डिनेशन. Okay, the endocrine glands in the hormone. Endocrine glands lack duct. So ductless glands are endocrine glands. So ductless glands. The secretions are called hormones. The classical definition of hormones as the chemical produced by endocrine glands released into blood and transported to distantly located target organs and has current scientific definition as follows. So hormones क्या चीज़ हैं? They are non-nutrient chemicals, मतलब न्यूट्रिशन में यूज़ नहीं हो रहे हैं, which act as intercellular messengers. Cells के बीच में, it is not intra. Don't confuse with the intra. It is not intracellular messengers, it is intercellular messengers. And are produced in trace amounts or very minute amounts. So this new definition cover a number of new molecules in addition to hormones secreted by organized endocrine glands. इसका क्या मतलब हुआ कि इस डेफिनेशन में आपके पास कई ऐसे मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा हैं. सो कमिंग बैक हियर, सो दे हैव टारगेट इफेक्ट. सो दिस न्यू डेफिनेशन, as per new definition, certain other chemicals also included along with hormones. तो ये chemicals कौन से हैं? These chemicals also have hormone-like functions. Hormone-like functions. तो इनके भी उस तरह से केमिकल हैं, बट secreted by I should say by non-endocrine glands or tissues or cells or organs. तो इस डेफिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं, उसके अलावा हम कुछ ऐसे केमिकल्स और ऐसे हार्मोन्स की बात भी करेंगे जो कि नॉन एंडोक्राइन से. आई गिव यू एग्जांपल. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रोथ फैक्टर्स सच एज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. अब जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं दे आर रिलीज बाय सेल्स. ऐसे ही और आई कैन हैव एग्जाम्पल ऑफ द एंजियोटेंसिन फ्रॉम लिवर. अब एंजियोटेंसिनोजन की फॉर्म में सिक्रेट हो रही है, बट आई एम जस्ट राइटिंग एंजियोटेंसिन. अब जो एंजियोटेंसिनोजन है जो एक्टिवेट होकर एंजियोटेंसिन बन रही है तो ये हार्मोन ही है, बट दिस इज नॉट सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि लिवर जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है ही नहीं है. इसी तरह से हार्मोन कैल्सिट्रायोल फ्रॉम स्किन. अब स्किन को आप एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं ले सकते. सो लाइक देर आर सर्टन अदर केमिकल हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड. एक और एग्जांपल यहाँ पे बात कर लेते हैं. ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम एट्रियोसाइट्स ऑफ द हार्ट. हार्ट के जो एट्रिया के सेल्स होते हैं उसमें से निकलता है. अब हार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बट ये डेफिनेशन उसको सबको इंक्लूड कर रही है. सो दिस वॉज अबाउट द न्यू डेफिनेशन. सो ये आपकी न्यू डेफिनेशन हो गई हॉर्मोन्स की. तो जो हॉर्मोन्स हैं, अब यहाँ पे एक बात वर्ड आया, NCERT ने एक वर्ड याद किया यहाँ पे. आई मीन इट इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो क्या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स नॉन ऑर्गेनाइज्ड भी होती हैं?
एक्चुअली ग्लैंड नॉन ऑर्गेनाइज नहीं है, हाँ सेल्स नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो सकते हैं. अब ये क्या है? इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ पीनियल, थायराइड, पिट्यूटरी, etc. And we have some non-organized or diffused endocrine cells or glands. अब जो सेली मॉडिफाई होकर ग्लैंड बन चुका है उसकी बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल एज इन गट म्यूकोजा और जीआईटी म्यूकोजा, गट या जो जीआईटी के अंदर होता है, सच एज जी सेल्स इन पाइलोरिक स्टमक, अर्जेंटाफिन सेल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ये जो सेल्स हैं दे आर बेसिकली सिक्रेटिंग hormones. Okay, so coming back to this again. So when we talk about the human endocrine system, the endocrine glands and the hormone producing diffuse tissues or cell located in different parts of our body constitute the endocrine system. तो दोनों चीज़ें साथ में आ गई. Pituitary, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus, gonads are organized endocrine bodies in our body. In addition to this, some organs like GIT, gut, लिवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स. उनके अंदर इस तरह से डिफ्यूज फॉर्म में सेल्स पड़े हैं, कहीं पे क्लस्टर में भी पड़े हुए हैं, बट ऑफ कोर्स दे आर देयर. सो अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस आगे हम बात करेंगे. नाउ हियर आई वुड लाइक फर्स्ट बिफोर आई स्टार्ट विद द हॉर्मोन्स आई वुड लाइक टू डू व्हाट इज हार्मोन एक्शन. हार्मोन एक्शन होता कैसे है? सो ओवर हियर आई विल टॉक अबाउट द हार्मोन एक्शन. सबसे पहले तो मेरे को ये बताने की ज़रूरत है आपको व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ द हार्मोन्स. जो हार्मोन्स हैं उनको हम 4 मेन कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन. तो हार्मोन इट कुड बी प्रोटीन हार्मोन और इवन पेप्टाइड हार्मोन. Okay, then we have another hormone that is called as steroid hormones. Then we have third category, this is called as amino acid derivatives. And fourth category is the iodothyronins. So in this category we have thyroid hormone, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में आई हैव एग्जाम्पल ऑफ द एड्रेनलिन, सेरोटोनिन एक्सेट्रा. स्टीरॉयड में आई हैव एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन जिनमें फैट कंपोनेंट है, लिपिड्स डेरिवेटिव हैं स्टीरॉयड हार्मोन. एंड प्रोटीन एंड पेप्टाइड, वैसे तो इसको एक कैटेगरी है बट थोड़ा सा फ़र्क है बिकॉज उसके मेजर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर 3D स्ट्रक्चर अटेन हो चुका है, नेटिव स्टेट आ चुकी है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन. तो आई हैव एग्जाम्पल ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, I have example of LH, I have example of growth hormone, they are the protein hormones. I have example of the oxytocin, ADH, oxytocin है, ADH यानी कि vasopressin, और then we have insulin, glucagon, ये सारे. अब जैसे ADH है या ACTH है, ये छोटे पेप्टाइड्स हैं, जबकि इंसुलिन और ग्लूकागॉन थोड़े बड़े पेप्टाइड्स हैं. ओके, और जब वो पेप्टाइड अपनी 3D फोल्डिंग में या क्वाटनरी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन. जो 3D है या फिर उसके भी आगे चलेगी क्वाटनरी, तो वर्ड प्रोटीन यूज़ करना शुरू कर देते हैं.
ओके, सो प्रोटीन, स्टीरॉयड, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव एंड आयोडोथायरोनिन्स 4 कैटेगरीज ऑफ हार्मोन है। और अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन काम कैसे करता है? So we have two mechanisms of the hormones. Number one mechanism is hormone that can enter the cell. और दूसरे हार्मोन्स हैं हार्मोन्स that cannot enter the cell. ओके, सो ये कौन से हार्मोन्स हैं जो एंटर कर सकते हैं और वो कौन से हार्मोन्स हैं जो एंटर नहीं कर सकते, तो उसके बारे में बात करते हैं। हार्मोन्स दैट कैन एंटर द सेल, एग्जाम्पल लिपिड सॉल्युबल हार्मोन और आई कैन से स्टीरॉयड हार्मोन्स और लिपिड सॉल्युबल। ओके, ये कैसे काम करते हैं और जो हार्मोन्स क्रॉस नहीं कर सकते वो कौन से हैं? एग्जाम्पल भी पेप्टाइड हार्मोन्स, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। एक हार्मोन जो कि है तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव बट वो फंक्शन डिफरेंट तरीके से करता है, यानी कि इट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन, वो हैं जी आपके थायराइड हार्मोन और आयोडोथायरोनिन्स। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट T3 एंड T4, थायराइड हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो वन बाय वन आई विल टेक अप। ओके, सो दिस इज माई हार्मोन दैट कैन एंटर द सेल, इसके बारे में बात करेंगे। ओके जी, सो दिस इज, ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है। सो इट्स सेल हैज़ इट्स न्यूक्लियस एंड इट इज़ DNA विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मैंने कोई डबल वॉल नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं, आई एम सिंपली जस्ट रिप्रेजेंटिंग इट। एंड दिस इज द सेल। ओके, नाउ हार्मोन इज ऑलवेज कॉल्ड एज फर्स्ट मैसेंजर। हार्मोन एंटर द सेल, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है एंड ये आपका हार्मोन है, ये आपका फर्स्ट मैसेंजर है। दिस एंटर द सेल, इट जनरली बाइंड्स विद सम काइंड ऑफ रिसेप्टर। इसको काम करने के लिए रिसेप्टर चाहिए एंड दैट रिसेप्टर इज आइदर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और दे कैन बी इवन इन द न्यूक्लियस। तो ज़्यादातर इस तरह के हार्मोन्स जो हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड करते हैं। तो व्हाट हैपन, हार्मोन एंटर द सेल, नाउ नंबर 2 इट बाइंड्स विद द रिसेप्टर और ये हमारे पास बन गया आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। So this is my HR complex. Okay. Now this HR complex goes and bind to a specific site on the DNA. Sometime maybe promoter or maybe repressor, जिस तरह का फंक्शन उसने करना है। तो ये जाकर क्या कर गया यहाँ पे, इसने एक पर्टिकुलर साइट पे बाइंड कर गया और इसने उसके एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया। किस तरह से? mRNA बन गया नया, mRNA से अब क्या होंगे, न्यू प्रोटीन्स सिंथेसाइज हो गए, यानी कुल मिलाकर जीनोम का एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? ओके, तो आ जाइए यहाँ पे। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड इन टारगेट टिश्यू ओनली। अब क्वेश्चन आता है भी हार्मोन को कैसे पता कि मैंने ओवरी पे काम करना है या स्टमक पे करना है या कहाँ करना है? बिकॉज हर ऑर्गन या सेल के ऊपर उसके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, चाहे वो सेल के अंदर है चाहे वो सेल की मेम्ब्रेन पे है, उसके बाद ही वो अपना इफेक्ट जनरेट करता है। Hormone receptors present on the cell membrane of target cells are called membrane bound receptors
और जो रिसेप्टर इनसाइड होते हैं टारगेट सेल के, दे आर कॉल्ड द intracellular receptors, mostly nuclear receptors present in nucleus. So binding of hormone to its receptor leads to the formation of HR complex. Each receptor is specific to one hormone only, hence receptors are specific. तो हर receptor एक particular hormone के लिए काम करेगा. HR complex formation leads to certain biochemical changes in the target tissue metabolism, and hence physiological functionings are regulated by the hormones. तो आपका नया आपके पास नई बायोकेमिकल रिएक्शन और चेंजेस हुई और फिर नया मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर regulated by the hormones. On the basis of their chemical nature, hormones can be divided peptide, polypeptide, and proteins, insulin, glucagon, pituitary hormones, hypothalamic hormones, steroid, cortisol, testosterone, estradiol और प्रोजेस्ट्रॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स. आयोडोथायरोनिन में हमारे पास थायराइड है और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर वी हैव एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन भी ली जा सकता है. Hormones which interact with membrane bound receptor normally do not enter target cell but generate second messenger, whereas which in turn regulates cellular metabolism. Hormones which interact with intracellular receptors, अब जिसकी मैं बात कर रही थी, steroid hormone iodothyronins mostly regulate gene expression or chromosome function by interaction of HR complex with genome. Cumulative biochemical action result in physiological and development effects. तो ओके जी, हार्मोन ये हमारे पास आ गया. थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करते हैं किस तरह से. देखिए जी, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, हार्मोन एंटर द सेल. हार्मोन जो हमारा फर्स्ट मैसेंजर है, इट एंटर्स द सेल. Number 2 step, binding of hormone with intracellular or cytosolic receptors or nuclear receptors. डिपेंड करता है किसके साथ बाइंड कर रहा है, ज़्यादातर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ. फिर थर्ड क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ HR कॉम्प्लेक्स. ये हमारा सेकंड स्टेप, ये आपका हो गया यहाँ पे थर्ड स्टेप, और ये आपका फोर्थ और ये आपका फिफ्थ. ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ HR कॉम्प्लेक्स हो गया. फोर्थ हमारे पास क्या हुआ, फोर्थ स्टेप आपका, लेट मी रब दिस बिकॉज ये कलर कंफ्यूज करेगा आपको, तो मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ, दिस इज़ न्यूक्लियस और दिस इज़ सेल. ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ HR कॉम्प्लेक्स हो गया. अब क्या हुआ, बाइंडिंग ऑफ HR कॉम्प्लेक्स विथ स्पेसिफिक साइट ऑन genome and change in genomic expression, यानी न्यू mRNA, न्यू प्रोटीन्स. तो अब क्या हुआ, क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल चेंजेस, chemical changes resulting in new metabolic and physiological and developmental effects. Developmental effects. अब एग्जाम्पल क्या है ऐसे हार्मोन्स की, what are the examples? Now example is steroid hormones such as cortisol, aldosterone, estrogen, testosterone, progesterone, etc.
अब इन हॉर्मोन्स के क्या खासियत है, आई मीन हाउ दे आर गोइंग, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ दीज हॉर्मोन्स. सो इफ आई टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दीज हॉर्मोन्स, सबसे पहले जनरली लो मोल वेट. जनरली, आई डोंट से इट्स ऑलवेज, जनरली लो मोल वेट हो गया. नंबर 2, लिपिड सॉल्युबल. नंबर 3, डू नॉट रिक्वायर सेकेंड मैसेंजर. इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं. एंड तीसरा, जनरली एक्शन इज डिलेड. थोड़ा देर से आता है क्योंकि नया हमारे नए प्रोटीन बनने हैं. डिलेड बट लॉन्गर, बट फॉर लॉन्गर टाइम. और आते भी देर के लिए. आप एस्ट्रोजन ही देख लो, प्यूबर्टी शुरू होती है, उसके बाद उसके इफेक्ट्स कब तक चलते रहते हैं. सो जितनी ग्रोथ हो रही है टेस्टोस्टेरोन से, जो ग्रोथ हो रही है, सो इट इज़ बेसिकली जो भी काम हो रहा है वहाँ पे, वो इतनी जल्दी नहीं हो रहा, उसके लिए सारे आपको काम चाहिए. सो जनरली एक्शन इज डिलेड बट हैव लॉन्गर स्पैन और लॉन्गर टाइम. सो ये हो गया जी हमारे पास. आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉर्मोन्स जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गए. अब सेकेंड पर तरफ हमारे पास कौन से हॉर्मोन्स हैं? हॉर्मोन्स दैट कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन्स. तो यानी कि हम बात कर रहे हैं आपके सेकेंड टाइप ऑफ हॉर्मोन्स की. हॉर्मोन्स दैट कैनॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन. अब ये वो हॉर्मोन्स हैं जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. एग्जाम्पल कौन सी हो गई? एग्जाम्पल हमारे पास प्रोटीन हॉर्मोन्स हो गए, जैसे प्रोटीन, पेप्टाइड, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स. ओके, तो एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें. वी हैव एग्जाम्पल ऑफ FSH हो गया, LH हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया आपके पास. यू हैव अ TRH, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन. ये सारे हमारे हार्मोन्स इसके अंदर. वी हैव एग्जाम्पल ACTH, आई हैव एग्जाम्पल ऑफ एड्रेनलिन, आई हैव एग्जाम्पल ऑफ इंसुलिन. सो lots ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर. एनीवे, सो बात क्या कर रहे हैं? ये अगेन हमारे पास आपका सेल आ गया. अब ये हमारे पास सेल है. ओके, नाउ दिस सेल हैज न्यूक्लियस, again DNA, सेल मेम्ब्रेन. आई एम जस्ट मेकिंग लाइक दिस. ये लिपिड बाइलेयर है. तो सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं. हार्मोन जिसको हम फर्स्ट मैसेंजर कहते हैं, इट कम्स एंड बाइंड विद द रिसेप्टर. और ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया और ये मेरा यहाँ पे सेकेंड स्टेप हो गया. ये बन गया आपका HR कॉम्प्लेक्स. अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड HR कॉम्प्लेक्स बना है, इसने आगे फर्दर प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देना है. जैसे एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं बहुत कॉमन एग्जाम्पल ले रही हूँ, G प्रोटीन. और आगे या ओके, आई विल टेक दिस एग्जाम्पल लेटर ऑन. मैं यहाँ पे जैसे जिसने एग्जाम्पल लिया, P1 को एक्टिवेट किया, P2 को एक्टिवेट कर दिया, अनदर प्रोटीन, किसी एक प्रोटीन ने आगे आपका सेकेंड मैसेंजर जनरेट कर दिया. अब ये जो सेकेंड मैसेंजर है, इट विल इनिशिएट अ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस और न्यू मेटाबॉलिक pathways and physiological reactions. यहाँ जीनोम को नहीं कुछ कहा जा रहा, बट ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी होता ही नहीं है. सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सबसे पहले हार्मोन एंटर द सेल. सॉरी, हार्मोन कैन नॉट एंटर द सेल. सो हार्मोन बाइंड्स विथ membrane bound receptor.
तो यहाँ देखने वाली चीज़ क्या है कि इसका रिसेप्टर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ HR कॉम्प्लेक्स, और ये जो HR कॉम्प्लेक्स है ये मेम्ब्रेन बाउंड है, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड HR कॉम्प्लेक्स। अब आगे क्या हो गया? नाउ जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर by activation of certain proteins in the membrane. कि भी अगर वो जनरेट हुआ है तो पहले कुछ प्रोटीन्स एक्टिवेट हुए हैं फिर जाकर जनरेट हुआ है। एंड फोर्थ, कैस्केड, मतलब A एक्टिवेट B, B एक्टिवेट C, C एक्टिवेट D. दिस इज कॉल्ड कैस्केड ऑफ रिएक्शन। कैस्केड ऑफ reactions by using ready-made or preformed compounds और एंजाइम्स। तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर पहले पड़ा हुआ है हमने उसी को ही यूज़ कर लिया और फटाफट रिएक्शंस कर दी हैं। सो नेक्स्ट, न्यू मेटाबॉलिक पाथवेज, न्यू metabolic and physiological pathways. And physiological pathways. तो ये हुआ जी हमारे पास इसका। तो अब यहाँ पे बात आती है इनके क्या फीचर्स हैं। नाउ इनके भी कोई फीचर्स होंगे, एग्जाम्पल्स तो मैंने लिख दिए। व्हाट आर द फीचर्स? सिंस दे कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, तो दैट मीन्स दे आर नॉट लिपिड सॉल्युबल। तो पहले बात, जनरली नॉट ऑलवेज नेसेसरी, जनरली हाई मोल वेट हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा नॉट लिपिड सॉल्युबल और लिपिड इनसॉल्युबल। नीड membrane bound receptors, membrane bound receptors. Fourth, use second messenger. Now ये second messenger क्या होता है? अब हार्मोन तो खुद एंटर कर नहीं पा रहा, हार्मोन इज नॉट एबल टू एंटर इन द सेल, सो इट नीड्स समथिंग टू मीडिएट इट्स इफेक्ट, और वो इफेक्ट तो साइटोप्लाज्म से ही शुरू होंगे। तो ऑफ कोर्स जो हार्मोन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। आई मीन उसने मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको एक्टिवेट कर दिया, उन्होंने आगे से साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऐसे मॉलिक्यूल्स को जनरेट कर दिया जिसको हम सेकेंड मैसेंजर कहते हैं, एंड वो सारे इफेक्ट आगे मीडिएट करवा रहा है। सो यूज सेकेंड मैसेंजर टू मीडिएट इट्स इफेक्ट्स, एंड देन तो इसके पास सेकेंड मैसेंजर हो गया, और इनका एक्शन जनरली फास्ट। अब जैसे एड्रेनलिन, किसी को देखते गुस्सा आ गया, कोई अच्छी न्यूज़ सुनी तो एकदम से खुश हो गए, तो बहुत तेज़ रिएक्शंस आ रहे हैं। बट दूसरा ग्रोथ हार्मोन है, उसका भी इतना तेज़ नहीं आ रहा। सो जनरली वी से इट इज़ फास्ट एंड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन but it is not necessary. Some do have a longer duration, जैसे ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं, and for shorter duration. So एक जर्नल लिखा गया है यहाँ पे, it's a just obvious reasons. So ये इस तरह से ये काम करते हैं. So we have hormones that cannot cross the membrane and hormones that can cross the membrane. यहाँ पे चलते चलते एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, एग्जाम्पल ऑफ द एक्शन ऑफ एड्रेनलिन। अब एड्रेनलिन वो हार्मोन है जिसको हम कहते हैं हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, या जो है इमरजेंसी हार्मोन है। व्हाट एग्जैक्टली हैपन? अब जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर है। जैसे ही हार्मोन आया, लेट्स से दिस इज योर हार्मोन, और ये हार्मोन का रिसेप्टर है। नाउ हार्मोन बाइंड्स विद इट्स रिसेप्टर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ HR कॉम्प्लेक्स। तो ये बाइंड कर गया और ये HR कॉम्प्लेक्स बन गया आपका। अब इसने क्या किया, आगे कैस्केड ऑफ रिएक्शंस शुरू कर दी।
अब जनरली ये क्या करता है, देयर इज अ जी प्रोटीन, उसको एक्टिवेट कर देता है। जी प्रोटीन आगे से क्या किसको एक्टिवेट करेगा, जी प्रोटीन आगे से एक और आपका प्रोटीन है जिसको वो एक्टिवेट करता है, जिसको हम कहते हैं एडिनाइल साइक्लेस। अब इस एडिनाइल साइक्लेस ने क्या किया, इस एडिनाइल साइक्लेस ने साइक्लिक एएमपी एटीपी से जनरेट करके आपका साइक्लिक एएमपी जनरेट कर दिया। अब इस साइक्लिक एएमपी ये हो गया आपका सेकेंड मैसेंजर। ये बीच में और भी होते हैं, जैसे जी प्रोटीन है वो आपका बेसिकली वो जीटीपी यूज़ करता है और इस तरह से आगे जीटीपी को यूज़ करेगा फ्रॉम जीडीपी, बट देयर आर सर्टन रिएक्शंस इन बिटवीन। तो हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, सो आई एम नॉट यूजिंग दैट थिंग विद यू, इसलिए मैं यहाँ से ये रब भी कर रही हूँ, मैं आपको मेन पैसेज बता रही हूँ। तो साइक्लिक एएमपी हो गया। अब इस साइक्लिक एएमपी ने फिर एक प्रोटीन है, जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए होता है, उसको एक्टिवेट कर दिया। इस प्रोटीन काइनेज ने आगे आपके पास फॉस्फोराइलेज काइनेज है, उसको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज, इसने क्या किया, इसने आपके जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज नाम का एंजाइम है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को, एक इनएक्टिव को उसने क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब इसने क्या किया आगे, इसने ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज ने क्या किया, जो आपका ग्लाइकोजन था यहाँ पे, तो ग्लाइकोजन को इसने तोड़ दिया ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट में। अब इस ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट ने आगे रिलीज़ कर दिए ग्लूकोज, और वो आपकी सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ गया। तो कुल मिलाकर हम जो कह रहे हैं कि एड्रेनलिन जो है वो ग्लूकोज रिलीज़ करवाता है, तो वो इस तरह से रिलीज़ हो रहा है। आप देखो कितनी कैस्केड ऑफ रिएक्शंस चल रही हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कैस्केड ऑफ रिएक्शन, और ये हमारा न्यूक्लियस। इसमें हम जीनोम को कुछ नहीं कह रहे, बट कई बार क्या होता है कि कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड है, जैसे मान लो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, वो जीनोम पे जाता है और फिर उसको चेंज कर देता है। डायरेक्ट एचआर कॉम्प्लेक्स नहीं जीनोम पे काम कर रहा, कोई इंटरमीडिएट काम कर सकता है अगर उनको फर्दर रिएक्शंस चाहिए। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन ने ग्रोथ करनी है, कुछ करना, और वो जल्दी नहीं आ रहा, उसके लिए नए प्रोटीन, नया पाथवे चाहिए, तो वहाँ जीनोम इन्वॉल्व हो जाएगा। तो एक जर्नल में हम कहते हैं एचआर कॉम्प्लेक्स जाकर जीनोम को चेंज नहीं कर रहा, इंटरमीडिएट अगर किसी हार्मोन का ज़रूरत है तो वो जाकर कर सकता है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, जस्ट आई एम डिस्क्राइबिंग इट कि ये कैसे काम कर रहा है। सो दैट्स फॉर अबाउट द हार्मोन एक्शन। यहाँ पे चलते चलते एक छोटी सी चीज़ मैं और बताऊँगी, ऐसे हार्मोन जिनका हम कहते हैं साइनर्जिस्टिक एक्शन होता है। व्हाट इज साइनर्जिस्टिक एक्शन? Synergistic action, if action of two or more hormones complement each other, और अगर ये दोनों हार्मोन्स सेकेंड मैसेंजर जनरेट कर रहे हैं, और मान लो वो दोनों अलग अलग सेकेंड मैसेंजर जनरेट कर रहे हैं, तो एक ने जो रिएक्शंस करवानी है और दूसरे ने जो रिएक्शंस करवानी है, दोनों की रिएक्शंस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे दे देती हूँ। एग्जाम्पल एज इन लैक्टेशन। अब जब लैक्टेशन हो रही है तो मिल्क प्रोडक्शन भी हो रहा है और मिल्क सिक्रीशन भी हो रही है। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, एज इन लैक्टेशन ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, अब प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, एस्ट्रोजन एक्सेट्रा are acting synergistically। एक और एग्जाम्पल आपने देखी होगी, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बोलते हैं हार्मोन FSH का बढ़ा, LH बढ़ा, एस्ट्रोजन बढ़ा, तब जाके ओवुलेशन होती है। नो डाउट ओवुलेशन इज अंडर LH सर्ज, बट इन्फ्लुएंस तो तीनों ही कर रहे हैं, तीनों हार्मोन का एक्शन तो आ ही रहा है ना। मेन एक्शन इज ऑफ LH, बट इफ आई से ओवुलेशन इज कॉज्ड बाय LH but influenced by
तो ऑफकोर्स तीनों हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं. एंड देन वी हैव एंटागोनिस्टिक एक्शन. एंटागोनिस्टिक एक्शन क्या हुआ? टू और मोर हॉर्मोन्स, generally two, are acting antagonistic यानी opposite to each other. Example, PTH पैराथॉर्मोन एंड TCT. एंड एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन की. अब ग्लूकागॉन शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है और इंसुलिन को घटाती है, तो दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के साथ ऑपोजिट एक्शन कर रहे हैं. पर यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँगी आपको, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, आप ये देखिए दोनों ही आपके पेप्टाइड हार्मोन्स हैं. दोनों सेकंड मैसेंजर जनरेट करेंगे. एक ने सेकंड मैसेंजर जनरेट किया, दूसरे ने किया, मतलब इसने जो रिएक्शंस करनी है और इसने जो रिएक्शंस करनी है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी. सो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर. So this is how they are doing. So that's all for the hormone action. मैंने आपसे डिस्कस किया हार्मोन एक्शन साइनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक. आप डिस्कस्ड कि भाई वो हार्मोन्स जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते उनको सेकेंड मैसेंजर की जरूरत पड़ती है और वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पे के थ्रू काम करते हैं. और जो कर लेते हैं वो अंदर गए ज़्यादातर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके जीनोम के एक्सप्रेशन को ही चेंज कर देते हैं. होप आई एम एबल टू मेक दिस टॉपिक अंडरस्टैंडेबल टू यू. And thank you very much. Stay safe. If you like my content, तो आपको क्या करना है? आपको मेरे को तो लाइक करना ही करना है. You have to do me a favor. You have to share and subscribe also. Thank you. Thank you very much. Stay safe.